हाँ तो मेरे लॉलीपॉप बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग क्लास 10th का, जी हाँ डियर, क्लास 10th का सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को हम 30 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को बताएंगे, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। देखिए यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले से बड़े मोड पे कर लेते हैं ना, पहले बड़े मोड पे इसको कर लो भाई। ये हमारा हो गया बड़े मोड पे। आइए सबसे पहला प्रश्न अगर इसमें देखें मेरे बच्चे, तो क्या दिया गया है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, काफी फेमस सवाल है, बहुत बार पूछा गया है मेरे बच्चे। ठीक है, ऑप्शन है बिस्मार्क, कैवर्क, मेजिनी, गैरीवाल्डी। ठीक है, तो यंग इटली सोसाइटी की जो स्थापना किया था ना, ये कौन किया था? जियोसेपी मेजिनी किया था। कौन किया था मेरे बच्चे? जियोसेपी मेजेनी इसका पूरा नाम है, तो मेजेनी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये क्या था? इटली के महान क्रांतिकारी था। ठीक है, आप लोग को पिछले वाले जो हम अपने एक वीडियो में बताया था यंग इटली सोसाइटी की स्थापना के बारे में कि ये जो है इटली का एकीकरण में इनका बहुत ही योगदान रहा था, है ना। ये इटली के महान क्रांतिकारी था, मेजिनी, जियोसेपी मेजिनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, दूसरे नंबर पे, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, तो 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था मेरे बच्चे? 1919 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, है ना। ये कब पारित हुआ था मेरे बच्चे? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था जालियांवाला हत्याकांड? तो ये हुआ था 13 अप्रैल को। आप देखो डेट भी कम से कम ये सब याद रखो, ठीक है, ताकि अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसे टच करके आ जाओ, उसे बना करके आ जाओ। आइए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे हम लोग, तीसरे नंबर पे। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में। तो औद्योगिक क्रांति जो सबसे पहले प्रारंभ हुआ था ये इंग्लैंड में हुआ था बच्चे। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो 1932 ईस्वी से, 1929 ईस्वी से, 1933 ईस्वी से, 1936 ईस्वी से। तो ये जो आर्थिक महामंदी हुआ था ये 1929 ईस्वी से ही हुआ था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। हाँ, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी? ठीक है, तो महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किए थे? ठीक है, तो 72 सदस्य, 85 सदस्य, 79 सदस्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा जब शुरू किए थे तो वो कितने सदस्यों के साथ? तो 79 सदस्य। ठीक है, कहीं कहीं आपका 80 लिखा रहेगा, है ना, तो याद रखेंगे 79 सदस्य। ठीक है, अगर लगभग में रहेगा तो 80 भी आप कर सकते हो। 79 सदस्य थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में, 1873 में, 1874 में या 1875 में? तो इटली का जो एकीकरण पूरा हुआ था बच्चे, ये हुआ था 1871 में, है ना। कब पूरा हुआ? कब पूरा हुआ? तो 1871 में, है ना। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो 1871 में हुआ, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे, कि सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? तो सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने में के लिए करती है? तो अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है, न्यूनतम सहायता मूल्य याद रखेगा। सरकार जो है ये फसलों की सहायता देने के लिए ये जो है घोषणा की करती है ना, कि न्यूनतम सहायता मूल्य दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल हम लोग, क्या है, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो झारखंड में जो स्थित कोडरमा है ना, कोडरमा जिला, वहां पे किस खनिज की अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइड का, लोहायस का, अभ्रक का, तांबा का। तो याद रखेंगे मेरे बच्चे कि कोडरमा में जो है ना, अभ्रक,
अबरख के अग्रणी उत्पादक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, किस किस मिट्टी में, है ना, लाल मिट्टी में, किस मिट्टी में या फिर काली मिट्टी में, किस मिट्टी में लौह धातु की, किसमें लोहे की मात्रा ज्यादा पाई जाती है? तो ये लाल मिट्टी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है? देखो, इससे पहले वाले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि रबी फसल के बारे में, यहाँ पे खरीफ फसल के बारे में पूछ रहा है। तो चना, चना तो भाई रबी फसल है, ये कट जाएगा ऑप्शन, है ना। और गेहूं भी रबी फसल है, दलहन भी, जितने भी दाल है ये भी रबी फसल है। चावल इसमें जो है बच्चे ये खरीफ फसल है। क्या है ये? खरीफ फसल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका की कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है? तो 18%, 1%, 74%, 28%। तो श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा आबादी के लोग हैं वो सिंहलिया है, तो 74% इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। श्रीलंका में कुल आबादी में जो है सिंहलियों की आबादी जो है 74%, मतलब सबसे ज्यादा वहां सिंहली लोग हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 15, 20, 21, 22। तो 22 भाषाओं को, है ना, बहुत बार आप लोग सुनो भी होंगे कि 22 भाषाओं को क्या है, अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं, है ना, कितने विषय? 52, 50, 48, 60। तो समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल है मेरे बच्चे? तो इसमें आपका 52 विषय शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़े भी होंगे समवर्ती सूची के बारे में, है ना। इसमें कितने विषय शामिल है? तो 52 विषय, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल, कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है ना। लोकतांत्रिक देश पूछ रहा है, मतलब कि सऊदी अरब, नाइजीरिया, भारत। अरे भाई, भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है ना, हम लोग बोलते हैं ना, हम भारत लोकतांत्रिक देश हमारा, है ना। कैसा देश है? लोकतांत्रिक, क्योंकि यहाँ पे लोगों के द्वारा चुना गया सरकार होता है। ऐसा नहीं कि सरकार खुद से बन जाता है, लोगों के द्वारा चुना गया सरकार होता है, लोकतांत्रिक, है ना। चलो, भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है? तो 2, 3, 6, 7। तो भारत में जो राष्ट्रीय दल है ये 6 हैं टोटल। कितने हैं? 6 हैं। और ध्यान रखिए बच्चों, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी कभी ये चेंज होता है ना। वर्तमान में अगर देखें, नहीं आ रहा। तो वर्तमान में अगर देखें मेरे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 अभी राष्ट्रीय दल मौजूद है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? खनन, चीनी, वकालत, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो है प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है इसमें? तो प्राथमिक क्षेत्रक, देखिए 3 क्षेत्रक होता है, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक जितने भी होते हैं वो कृषि से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, भूमि से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड जो पहला काम करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्रक में। तो यहाँ पे अगर देखें तो खनन जो है ना ये प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाएगा। और चीनी, चीनी जो बनाना होता है बच्चों ये द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? द्वितीयक में, है ना। याद रखेंगे इस चीज को, ये द्वितीयक में आ जाएगा। जितने भी फैक्ट्री हो गया, उद्योग हो गया, ये द्वितीयक क्षेत्रक में आ जाएगा। वकालत वगैरह करना, वकील वगैरह, डॉक्टर, टीचर, ये या सेवा क्षेत्रक जितना भी आ जाएगा, बैंकिंग, वाहन, परिवहन, ये जितना भी आ जाएगा ये तृतीयक में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? तृतीयक। ठीक है, याद रखेंगे। खनन जो हो गया, कृषि भी आपका प्राथमिक में आ जाएगा। कृषि, खनन, कृषि, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, कि नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है? 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो 15 दिन, जी हाँ। नरेगा में अगर काम नहीं मिलता है तो इसमें बेरोजगारी जो भत्ता है, बेरोजगारी अलावेंस है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो अलावेंस है वो 15 दिनों के पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, उत्पादन के उद्देश्य से इनमें से प्रथम स्थान कौन सा आता है? तो अगर आप उत्पादन करते बच्चे तो सबसे पहला स्थान में क्या सोचोगे, क्या ढूंढोगे? तो आप भूमि ढूंढोगे, है ना। तो ये प्राथमिक स्थान पर आता है भूमि। उसके बाद आपका श्रम, उसके बाद आपका पूंजी, है ना। तो भूमि जो है आपका प्राथमिक में आ जाता है। उत्पादन के उद्देश्य से सबसे पहला स्थान पर भूमि आता है। भूमि मिल जाता है तो हम लोग श्रम यानी लेबर वगैरह, उसके बाद फिर पूंजी।
आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसके कितने सदस्य हैं अभी अगर वर्तमान में देखें, ठीक है। तो देखो, इससे पहले जो था कुछ दिनों के पहले 150 सदस्य थे, लेकिन अभी जो हो चुका है वो 164 66 है ना। कभी कभी 164 लिखा रहेगा या 166 लिखा रहेगा। तो 164 66 जो है ये विश्व व्यापार संगठन है ना। अभी वर्तमान में दो ही जुड़े हैं अबर फिलहाल। तो 66 अगर आप वर्तमान के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन सेट होता है तो, और पिछले पिछले के अकॉर्डिंग है ना, कुछ समय के पहले के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन सेट होता है तो 64 मारना या 150 मारना, ठीक है। जैसा ऑप्शन रहा वैसे इस हिसाब से आप लोग मारना है। तो 64 66 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? खनन, खनन तो आपका प्राथमिक में आ जाएगा भाई, है ना। और ये आपका कृषि, ये भी प्राथमिक में आ जाएगा। बैंकिंग, ये आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, यही आपका सेवा क्षेत्र। वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों के द्रुत आवागमन देखा गया है। देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं और लोगों का, देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं और निवेश का, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देश के बीच वस्तु और सेवाओं और निवेश। फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? तो जर्मन का चांसलर, फ्रांसीसी चित्रकार, रूसी दार्शनिक, पुर्तगाली नाविक। तो फ्रेडरिक सॉर्यू जो थे बच्चों, ये था फ्रांसीसी चित्रकार था। क्या था? फ्रांसीसी चित्रकार। याद रखेंगे फ्रेडरिक सॉर्यू कौन था? तो फ्रांसीसी चित्रकार। पूना पैक्ट कब हुआ था? ठीक है, तो पूना पैक्ट अगर हम देखें इसमें तो कब हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1919 में, 1940 में। तो ये में भी हमको लगता है सितंबर में हुआ था, 1932 में, है ना। 1932 तो ठीक है, लेकिन आप लोग इसका सितंबर में ही, कितना सितंबर में शायद हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 1932। पुणे पैक्ट कब हुआ था? सितंबर 1932। सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? एशिया और अफ्रीका, एशिया और अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप, ये राइट उत्तर हो जाएगा इसका। सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कब यूनान को एक स्वतंत्र स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? 1928, 1930, 1832, 1934। तो यूनान को स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप में जो मान्यता मिला था ये 1832 को मिला था। कब मिला था? 1832 को मिला था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, बाकी 6 सवाल और बचे हुए मेरे बच्चे, ठीक है। और इस सवाल को करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर मेरे बच्चे आप हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो हमारा एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड कर लेंगे, है ना। वहां पे आप लोग को इसका पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो 2025 का, ठीक है, और आपको कोई भी दिक्कत आती है मैथ और साइंस में, तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। वहां पे बहुत मिनिमम फी में कोर्सेज दी गई हैं, ठीक है। आप उसे ज्वाइन करके आप अपना जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप सॉल्व वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो एप्लीकेशन का नाम है मिशन टू वाले सर। मिशन टू वाले सर। एक बार इसे डाउनलोड जरूर करेंगे। चलिए, तो उसके बाद फिर ज्वाइन करेंगे और आप लोग वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, कैरोल को कुर्पिस्की कौन था? ठीक है, तो इटली के राष्ट्रवादी, फ्रांसीसी राष्ट्रवादी, रूसी राष्ट्रवादी, पोलिश राष्ट्रवादी। तो कैरोल कुर्पिस्की जो था ये पोलिश राष्ट्रवादी था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में, 1916 में, 1918 में, 1919 में। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से जो भारत लौटे थे ये 9 जनवरी, है ना। कब? 9 जनवरी 1915 को लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, नवीकरणीय तो नहीं है। लौह अयस्क एक बार खत्म हो जाएगा, नवीकरणीय तो होगा नहीं, जैव तो होगा नहीं, परवाह नहीं होगा, यानी अनवीकरणीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में, 1973, 1974, 1975 में। तो भारतीय वन्य जीवन अधिनियम जो लागू हुआ था ये 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारत की दो प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो चावल और गेहूं है। कौन सा? चावल और गेहूं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा।
है ना? यही सबसे ज़्यादा ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो हैं, ये यहाँ पे भारत में अगर देखें तो चावल और गेहूँ ज़्यादा है। आगे देखते हैं, लास्ट सवाल है इस लेक्चर का, इस वीडियो का, है ना? अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से किनसे ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? तो ये डच लोगों से ज्यादा समृद्ध रहे हैं भी हैं और ताकतवर भी रहे हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी के लोग जो है तुलनात्मक रूप से डच से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये था मेरे डियर आप लोग का 30 महत्वपूर्ण सवाल, है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आप लोग को दिमाग में आ गया होगा, सभी प्रश्न आपको याद हो गया होगा, है ना? तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना? और उसके बाद फिर हमारे चैनल को अगर फर्स्ट बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को दबा लेंगे। उसके बाद फिर ये सारी चीजों को करके लास्ट में आपको क्या करना है, एक शेयर कर देना है, ठीक है? और शेयर भी करने से पहले एक कमेंट कर लेना आप लोग, है ना? प्यारा सा क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। इतना अगर आप काम करते हो मेरे बच्चे, ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसी तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूंगा, है ना? क्योंकि देखिए जितना ज्यादा आप सपोर्ट करोगे, जितना ज्यादा आप दिखाओगे कि हाँ हम पढ़ना चाहते हैं सर, ठीक है, उतना ज्यादा आप लोग को यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगा। अगर मुझे लगेगा कि नहीं बच्चे ज्यादा एक्टिव नहीं है, वो ज्यादा पसंद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमने छोड़ दूंगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसलिए आप ये सारी चीजों को जरूर करेंगे, है ना? ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों को। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्लास 9th के बच्चे को आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बोले सर ये वाला, बोले ना बाबू ना, ये वाला नहीं, जो वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होता है 9th क्लास का, ठीक है, तो अगर आपके पास नोटिफिकेशन जाता है, आप देखते हो, तो उसे कम से कम शेयर कर दो, ठीक है? जो भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे या फिर दोस्त होंगे, चाहे दुश्मन होगा, सब एक शेयर कर देना, ठीक? चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।